नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ लोगों को अगर किसी कारणों से थोड़ी सफलता जीवन में मिल जाए और पैसे आ जाएं, तो उनका गुरूर सर चढ़कर बोलता है। अहंकार आप शायद ढूंढने से भी आपको इस तरह की पर्सनैलिटी बहुत कम मिलेगी, जिसके बारे में आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं। देश में हर इंसान इस बात को शायद अब ये समझ चुका है, बच्चा बच्चा भी जान चुका है जो उन्हें जानते हैं, कि इनसे अहंकारी महिला कम से कम जिस इंडस्ट्री से ये आती हैं उसमें भी ये 1 to 10 में इनकी रैंकिंग होगी। अब पहली रैंकिंग होगी, दूसरी रैंकिंग होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही अहंकारी महिलाओं की एक बहुत बड़ी फौज है उस इंडस्ट्री में। लेकिन जिस महिला का आज मैं जिक्र करने के लिए जा रहा हूं, वो कितनी अहंकारी है उसकी मैं पूरी बानगी आज आपको दिखाता भी हूं और बताता भी हूं, सुनाता भी हूं। मित्रों, हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आपको जीवन में आपके पास ऐसा कोई बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स हुनर नहीं है। सैकड़ों हजारों एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उसमें से आप एक हैं, और आप में ऐसी कोई अट्रैक्शन भी नहीं है जो पूरी दुनिया आपके पीछे दीवाना हो जाए। ठीक है, एक सदी के महानायक सो कॉल्ड वो आपके पीछे दीवाना हो गए होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा देश दीवाना हो गया। ठीक है, आपकी एक उपलब्धि ये भी है कि एक बहुत अच्छे स्टार की आप पत्नी भी हैं और उनको कहीं इधर-उधर भटकने नहीं दिया। अब वो जोर जबरदस्ती से किया, जैसे किया, ये तो आपका और उनके बीच का मामला है। लेकिन मैं समझ सकता हूं वो बेचारे की जिंदगी क्या रही होगी, और अब अगर वो स्टार नहीं होते तो उनकी हालत क्या होती। खैर, वो आपका निजी मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आपकी एक योग्यता यह है कि एक बहुत बड़े स्टार की एक पत्नी है आप, वरना फिल्में आपकी हिट हुई इसलिए नहीं कि बहुत शानदार आपने एक्टिंग कर दी, या आपके जैसा कोई एक्ट्रेस कोई मिसाल में नहीं है। भरे पड़े हैं उसी इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री की आपने चर्चा की है, जिस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। गाने लिखने वाले बहुत ही शानदार, वो गाना मिल गया आपको। गाना गाने वाली वो बहुत शानदार, वो मिल गया आपको। जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो बहुत शानदार, वो मिल गया आपको। फिल्म प्रोड्यूसर वो बहुत शानदार, वो मिल गया आपको। फिल्म डायरेक्टर वो शानदार, वो मिल गया आपको। आपकी कोई काबिलियत नहीं है, बस आपको बाई चांस एक चांस मिल गया और उससे आप एक स्टार बन गई। इसके अलावा आपका कोई हुनर नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया, लिरिसिस्ट शानदार, ये उनका हुनर है। गायक गायिका शानदार, ये उनका हुनर है। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शानदार, ये उनका हुनर है। आप में कुछ नहीं था कि आपको उन्होंने तराश करके एक एक्ट्रेस के रूप में पेश कर दिया। इससे बड़ी उपयोगिता और इससे बड़ी उपलब्धि आपकी कुछ भी नहीं है। लेकिन आप व्यवहार ऐसा करती हैं कि पहले तो दुनिया की सर्वज्ञ आप हैं, और इतना अहंकार कि आप उच्च सदन कहां बैठी हैं इस बात का भी आपको इल्म नहीं है। वो उच्च सदन है, उसकी मर्यादा क्या होती है, वहां की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। उच्च सदन आपको इसलिए भेजा गया है क्योंकि आप अपने क्षेत्र में ऐसा लगता है कि आपने कुछ उपलब्धि पाई। आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट सबके सब अलग हैं। ये आपका एक सौभाग्य था जो आपको चांस मिल गया, तो उस सौभाग्य का आप प्रतिफल हैं, उसका आप ईल्ड हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जिस अंदाज में बोलती हैं उच्च सदन में, जिस सदन के लिए लोग जाने के लिए तरसते हैं उस सदन में, और उसमें ज्ञानवान लोग जाते थे, बनाया इसलिए गया था, और उसमें यह था कि अलग अलग क्षेत्रों से, माफ कीजिएगा, कला के क्षेत्रों से, साहित्य के क्षेत्रों से, फिल्मों से, जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने विशिष्ट योगदान समाज में दिया है, उनकी कोई भूमिका रही है समाज निर्माण में, ऐसे लोगों को वहां पर भेजा जाए, और उसमें चिंतक हों, फिलोसोफर हों, राइटर हों, एक्टर हों, पेंटर हों, कलाकार, अलग अलग तरह के कलाओं के मर्मज्ञ हों, उनके लिए उच्च सदन बना था, और फिर चुन करके
लेकिन आजकल उच्च सदन में कौन जा रहे हैं? जिनके पास पैसों की बोरी है। आप वहां पर उच्च सदन पहुंचे हैं आपकी योग्यता की वजह से नहीं। क्यों? वहीदा रहमान भी पहुंच सकती थी। क्यों? शर्मिला टैगोर भी पहुंच सकती थी। क्यों? वहां आपका वैजयंती माला भी पहुंच सकती थी। हेमा मालिनी तो डायरेक्ट इलेक्शन में है, वो तो चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी में आकर के। आप भी चुनाव लड़िए। नहीं, बैकडोर से जाते हैं आप। आपके पति जी एक बार चुनाव लड़े, उसके बाद उन्होंने हाय तौबा कर लिया, बोला ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन वो जब दौर था राजीव गांधी का, उस समय उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा तक को हरा दिया था। तो ये उनकी काबिलियत थी। उनकी काबिलियत नहीं थी, वो हवा थी। हवा ये थी कि 1984 में इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और उस लहर पे जो सिंपैथी वेव था, उस पे अमिताभ बच्चन जी भी जीत के आ गए थे। और ये हमेशा कहा जाता रहा हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। अरे साहब, इसलिए हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया, एक तो फिल्म उस वक्त वो अपने सबाब पर थे, नंबर 1। नंबर 2, राजीव गांधी के मित्र थे। और नंबर 3, इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी। ये तो 3-4 फैक्टर मिल करके आपके पति को एक बार पार्लियामेंट पहुंचाया। लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि राजनीति हमारे बस का चीज नहीं है। नकली लोग राजनीति में भी नहीं जा सकते, वैसे असली लोग भी राजनीति में बहुत देर तक टिक नहीं पाते। लेकिन मैं अमिताभ जी के बारे में ये नहीं कह रहा हूं। अमिताभ जी एक बहुत ही संभ्रांत, बहुत ही सुशील, लेकिन उनमें भी कुछ खामियां हैं, वो तो मैं उस पर चर्चा करूंगा अलग, क्योंकि वो कंफर्टेबल शालीन है। जहां उनका अनकंफर्ट शुरू होने लगता है, उनकी शालीनता जाती रहती है। ये भी मीडिया ने देखा है, ये भी कैमरे ने देखा है। लेकिन मोटे तौर पर हरिवंश जी का जो खून है वो उनमें बोलता है, और तेजी जी का, इन दोनों की जो सदाशयता है वो दिखती है कि एक बेहतरीन माता पिता के वो बेहतरीन संतान है। खैर, आज का टॉपिक अमिताभ बच्चन नहीं है, आज का टॉपिक जया भादुड़ी बच्चन है। इनका गुरूर पहले मैं आपको दिखलाता हूं, और फिर मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि ये कितनी मूढ़ हैं और ये कितनी मूर्ख भी हैं। ये उस सदन में रहने लायक नहीं है। जया भादुड़ी बच्चन किसी भी सूरत में, इनको उस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खुद ही स्वीकार करती है मुझे फाइनेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे सब्जी के बारे में जानकारी है। अच्छी बात है, तो आप सब्जी के जानकारी मतलब ये बतलाना चाहती है कि मैं एक कुशल गृहिणी हूं। ये कितनी कुशल गृहिणी है ये अमिताभ बच्चन ही बता पाएंगे साहब, ये कितनी कुशल गृहिणी है। ये कुशल एडमिनिस्ट्रेटर है घर के अंदर, एक फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सब जानते हैं। इनके बच्चों से बात करिएगा तो आज भी अभिषेक बच्चन कहते हैं कि साहब मैं तो कांपते रहता हूं अपनी मम्मी से। इनकी बेटी भी कांपते रहती है, और ऐश्वर्या राय जी का तो कहना ही क्या, वो तो बेचारी इतनी कांप रही है कि वर्णन नहीं। अब घर की बात है, कौन बताए बाहर में। खैर, अब ये बोलना ठीक नहीं है, उन्होंने, ऐश्वर्या राय जी ने मुझे फोन करके नहीं बताया है कि मैं कांपती रहती हूँ। ये लोग अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसी जो सास हैं जो उच्च सदन में इस तरह की भाषा बोलती हैं, तो घर में इनका व्यवहार कैसा होता होगा। खबरें आती रहती हैं मीडिया सर्किल से कि ऐश्वर्या राय और जया भादुड़ी में नहीं पट रही है, बनती नहीं है। अब ये तो गॉसिप वाला मामला है, मैं उस तरह से फिल्मों में दिलचस्पी लेता नहीं हूँ। आज फिल्मों के लिए अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ दिशा सुशांत को लेकर के, तो वो मेरा एक मिशन है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो साहब इन्होंने कहा कि एक तो फाइनेंस के बारे में इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, लेकिन इतना झूठा बयान उच्च सदन में और इतने अहंकार के साथ इन्होंने कहा कि आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं आप और बकवास कर रहे हैं आप। इनका पहले आचरण पहले मैं आपको दिखलाता हूं, उसके बाद एक एक करके इनके झूठ को, इनकी मूर्खता को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार की ये मूर्ख महिला हमारे देश में उच्च सदन की गरिमा को गिरा रही है। जरा सुनिए इनका वीडियो बाइट। फार्मिंग राजा को मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फार्मिंग राजा को आरपीएन सिंह आपको राजा नहीं स्वीकार कर रही है। ये आपका मेडन स्पीच नहीं है, आप तो ऐसे भी स्पीच देते ही रहते हैं। दूसरी बात, इनके पूरे भाषण में ऑपोजिशन का अटैक था, तो जब ये ऑपोजिशन में थे तब सरकार बहुत खराब थी, अब ये गवर्नमेंट में आ गए तो सरकार बहुत अच्छी होगी। यस प्लीज स्पीक। मैम, संजय यादव जी ने कहा कि सब्जी वाला सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची दे देता है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आप गृहस्थी तो नहीं चलाते हैं, आप पूछिए गृहिणी से। आज
जो चीजें फ्री में मिलती थी, अदरक, मिर्च, धनिया, संजय जी सबके लिए। Please allow her to speak. Speak. बोलने दीजिए प्लीज. Let her speak. धनिये से भी परेशानी है। मिर्ची से ज्यादा परेशानी। सबके लिए पैसा देना पड़ता है। और आज सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं, यहाँ इस हाउस में जितनी महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं उनकी तरफ से बोल रही हूं। मैम, अभी क्या होता है कि जो वक्ता आखिर में बोलते हैं उनके पास ज्यादा कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। मेरी सिर्फ एक विनती है कि आपने अब अपने बजट में, फाइनेंस मुझे समझ में नहीं आता है, महंगी चीज समझ सकती हूँ, सस्ती चीज समझ सकती हूँ, मगर बढ़ोतरी कहाँ हुई, कहाँ कम हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं सब्जी वगैरह की बात कर सकती हूँ। एक इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से इग्नोर किया। पहले भी सरकारें करती आ रही थी, आज भी तो बहुत ज्यादा है। जब उनकी दरकार होती है, जरूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, पब्लिसाइज कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेन इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा? ना उनका एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी तो छोड़ दीजिए। हालत इतनी खराब है, सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई हैं, छोटी छोटी स्क्रीन्स हैं, वहां भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं? इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर सकेंगे। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट कनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड टू इंडिया। इनके ऊपर इतना मार मत मारिए कि आप अपने अंग के एक पार्ट को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट डू इट। देयर इज अ प्रॉब्लम विथ लिटरेचर, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ आर्ट। अभी जो है ऑडियो विजुअल मीडियम को भी आप खत्म कर दीजिए। This is my request to the finance minister. Ma'am, please consider very, very seriously. It's a very important matter. It's a very difficult industry. यहाँ के जो workers हैं, मिनिस्टर से उस दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। ये भाषा मैं समझ सकती हूँ। उन्होंने सपोर्टिव बात कही। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज थिंक अबाउट इट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। नो, prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. Ma'am, I do not want to say anything further. यहाँ फिल्मों के गाने, फिल्मों में लिखी गई शेरो शायरी, डायलॉग्स सब लोग मारते हैं, मगर इस इंडस्ट्री की तरफ से, और इस इंडस्ट्री में बहुत से गरीब लोग भी हैं जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके ऊपर जो बिकॉज ऑफ नो रिडक्शन इन एंटरटेनमेंट टैक्स, देयर इज, it's very, very difficult. Their survival is actually at a very, very difficult stage. I request the finance. अब हालांकि उन्होंने ये कहा कि आउट ऑफ टर्न आप जो बोल रहे हैं, आप लोग बकवास कर रहे हैं। अब उनको राज्यसभा की कार्रवाई से बकवास शब्द को हटा दिया गया है और उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन इनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। पहले तो इन्होंने कहा कि फार्मिंग राजा, मतलब अब वो पुराने वाले राजा नहीं हैं। आप पारपीएन सिंह छोटे मोटे जमींदार हैं अपने इलाके के, उत्तर प्रदेश के, उनको संबोधित करते हुए ये कह रही थी कि आप फार्मिंग राजा हैं, खेती करने वाले राजा हैं, मैं आपको असली राजा कंसीडर नहीं करती, क्योंकि तो राजा और रानी का तो बॉलीवुड का इतिहास है। अब ये लगातार वहां पर कैसे गलत बोल रही हैं। इन्होंने कहा कि बॉलीवुड जो है वो अकेला इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया से भारत को जोड़ता है। वाह वाह वाह, बाकी इंडस्ट्री का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। अरे साहब, एक कुंभ ने पूरी दुनिया से भारत को जोड़ दिया। एक कुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया से भारत को जोड़ दिया और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। गुरूर किसको दिखला रही है जया भादुरी जी?
ज्ञानवर्धन कर लीजिए आप। हमारा इंजीनियर, हमारा साइंटिस्ट पूरी दुनिया में जाकर के परचम लहरा रहा है और दुनिया के टॉप 10 बड़ी कंपनियों के, फॉर्च्यून कंपनियों के सीईओ बनकर के बैठा है। उनके बोर्ड में उनकी दखल है, उनकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी है। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के हाल तक में ट्विटर तक, अब जो एक्स हो गया है, आईबीएम, और किसका किसका नाम लें आपको, दुनिया की 10 टॉप बड़ी कंपनियों में भारत के साइंटिस्ट, भारत के इंजीनियर्स डंका फहरा रहे हैं। नासा में जो सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर है आपके, और एस्ट्रोनॉमी से लेकर के तमाम चीजों का, वहां हमारे साइंटिस्ट डंका पीट रहे हैं। 60% हमारी भागीदारी है। इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में नई इबारतें लिख रहा है। और ये इनको गलतफहमी हो गई है कि बॉलीवुड के नचनियों की वजह से, वो भी 3rd ग्रेड के नचनियां, पहले की तो बात अलग थी, मधुबाला के जमाने की, आप हालांकि उसी दौर की हैं, उसके थोड़ा सा बाद की दौर की, लेकिन उस दौर की तो बात मान भी सकते थे कि बॉलीवुड से हॉलीवुड से ऑफर तक आया और मधुबाला ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे एक्टर्स को उस वक्त ऑफर आया था और उन्होंने रिजेक्ट किया, उनमें कुछ बात भी थी। ये नए नचनिए गवैयों की इंडस्ट्री कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं, ये भारत का अपमान कर रहे हैं। पिछले 25-30 वर्षों से अंडरवर्ल्ड और ड्रगों की ये इंडस्ट्री है। एक तो वैसे ही हमारे जेब से पैसा निकाल रहे हो, और अब सरकार को दबाव में ला रहे हो कि सरकार बजटीय प्रावधान करे, इनको टैक्स से रिलीफ करे। क्यों? क्योंकि वहां जो ब्लैक मनी का पूरा बाजार चल रहा है, ड्रग और ब्लैक मनी का सबसे बड़ा कंसोर्टियम जो है वो बॉलीवुड है। अभी पत्ते खुल रहे हैं आपके बॉलीवुड के। सरकार ने इस इंडस्ट्री को बंद ही करना है और ये बंद करके रहेगी सरकार। सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि ऐसी इंडस्ट्री जो ड्रग डीलरों के सहारे चल रही है, ब्लैक मनी का कंसोर्टियम है जो 7 समंदर पार से ब्लैक मनी का खेप आता है और उससे हॉल की बुकिंग हो जाती है, खरीद ली जाती है टिकटें। किसको बतला रहे हैं जया भादुरी जी? बच्चा बच्चा इस देश का 2020 के बाद जान गया है आपके बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड के बारे में बड़ी पीड़ा हो रही है कि सरकार मारना चाहती है। मैं तो रोज रात दिन दरखास्त कर रहा हूं सरकार से कि इस इंडस्ट्री को तुरंत बंद करो। सरकार नहीं करेगी तो जनता बंद कर दी है। पिछले 5 साल से एसएसआर वॉरियर ने जो बॉलीवुड का बायकॉट किया है ना, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है एसएसआर वॉरियर ने। एसएसआर वॉरियर ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और अब ये कहीं अब जाने लायक नहीं बचे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो सरकारी मदद चाह रहे हैं। बात क्या कह रहे हैं कि बॉलीवुड के शेरो शायरी को आप तो बड़ा यूज करते हैं। अच्छा साहब, तो गालिब को बॉलीवुड ने बनाया था, मीर तकी मीर को बॉलीवुड ने बनाया था। अरे बदायूं और साहिर लुधियानवी तो बाद में आए, ठीक है, उनसे प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन मीर तकी मीर को बॉलीवुड ने बनाया था क्या? गालिब को बॉलीवुड ने बनाया था क्या? अलामा इकबाल को बॉलीवुड ने बनाया था क्या? क्या उनकी शायरी का प्रयोग नहीं हो रहा है? इतनी अपढ़, इतनी अज्ञानी, इनका गुरु, चूंकि अहंकार बहुत है ना, पैसा है इनके पास, अहंकार बहुत है, और अहंकार बस ये क्या बोल रही हैं ये भी नहीं पता है। अब साहब देखिए, पहली बात तो इनका ये झूठ पकड़ा गया, बॉलीवुड हमारा कोई सिंबल नहीं है दुनिया में। हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारा सॉफ्ट पावर, हमारा इंटेलिजेंस दुनिया में डंका पीट रहा है। और इसी को लेकर के कल भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में एआई समिट में कह रहे थे कि अब एआई का सबसे बड़ा बाजार हम बनने जा रहे हैं। फिल्मों की चर्चा उन्होंने नहीं की, उनको पता हो गया है कि ये नचनिया गवैयों से चलने वाला नहीं है, ये फूहड़ लोगों से हम अपने देश की ब्रांडिंग नहीं कराएंगे। वो दौर गया, वो 60s का दौर गया, जब से फूहड़ लोग आने लगे इसमें, उससे बात नहीं बनेगी।
दो चार फिल्मों को छोड़ करके इनकी कोई ज्यादातर फिल्में हिट नहीं हुई थी, और वो भी हिट इसलिए हुई क्योंकि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट इन सब की बड़ी भूमिका थी साहब, इनकी कोई भूमिका नहीं थी, और इन जैसे हीरो हीरोइनों की कतार लगी हुई है। तो इन फूहड़ बॉलीवुड नचनिए गवैये हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर, ये कह रहे हैं हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर है। गलतफहमी हो गई है। ये कुछ बिके हुए मीडिया के दलाल इन्हें बोलते हैं आप तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो सुंदर पिचई क्या है साहब, सत्या नडेला क्या थे साहब, ये लोग कुछ नहीं थे। तो पराग क्या थे, कुछ नहीं थे। हालांकि हम लोग उनसे भी सहमत नहीं है, वो अलग विषय है, लेकिन अगर परचम ही कोई लहरा रहा है हमारे देश का तो ये लहरा रहे हैं। अब इनकी अज्ञानता का एक एग्जांपल देता हूं। ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द हाईएस्ट, मुझे तो लग रहा था कहीं ये ना कह दे कि हाईएस्ट, खैर इन्होंने थोड़ा सा उसमें जोड़ के रखा कि वन ऑफ द हाईएस्ट। अरे वन ऑफ द हाईएस्ट में भी टॉप 10 में नहीं हो आप। टॉप 10 जो इन्होंने कहा कि वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री, जीरो टैक्स चोर इंडस्ट्री। टैक्स चोर अगर इंडस्ट्री बोलते तो ये बात समझ में आती भी। आप अगर ये बात बोलती उच्च सदन में तो उच्च सदन का मान बढ़ जाता कि हमारी इंडस्ट्री टैक्स चोर इंडस्ट्री है, चोरी का धंधा वहां चल रहा है, ब्लैक मनी का धंधा चल रहा है, ड्रग का सप्लाई चल रहा है, ड्रग का धंधा चल रहा है। आप अच्छे हैं इसका क्या मतलब है? आपकी इंडस्ट्री के कौन लोग हैं उनके बारे में जरा पता तो कीजिए, कैसे धंधा चल रहा है वहां पे, क्या गोरख धंधे हो रहे हैं उस वक्त। मौन टॉप 10 इंडस्ट्री का मैं आपको जरा सा मैं लिस्ट देता हूं। टॉप 10, वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट। इनको शर्म आनी चाहिए, ये उच्च सदन में बैठी हैं। ये टॉप 10 इंडस्ट्री का मैं आपको जरा स्क्रॉल कीजिए। ये देखिए साहब, एक मिनट, हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 2024-22-23 का फाइनेंशियल ईयर का मैं बतला रहा हूं, 20,713 करोड़ का टैक्स फाइल किया। एचडीएफसी, आगे बढ़ाइए, एचडीएफसी 15,350 करोड़ का 2022-23 का बता रहा हूं। टाटा कंसल्टिंग 14,604 करोड़ का। आईसीआईसीआई बैंक 11,793 करोड़ का। आगे बढ़ाइए, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी जो है 10,273 करोड़ का। टाटा स्टील 10,160 करोड़ का। कोल इंडिया 9,876 करोड़ का। इन्फोसिस 9,214 करोड़ का। एक्सिस बैंक 7,703 करोड़ रुपए का। ये हैं वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री कहने वाली को आईना। अरे दूर दूर तक नहीं हो ये गलतफहमी, किसी चरसी ने कान में बोल दिया कि क्या, कि बोल दीजिए वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री। तो थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। अगर अपने फिल्म इंडस्ट्री पर ही कुछ सवाल लेकर के जाना चाहते हैं, कुछ सारगर्भित सवाल सरकार से पूछना चाहती हैं, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चाहिए। तो दोनों बात गलत। आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, आपसे देश का कनेक्ट हो रहा है, गलत। देश का कनेक्ट हमारे चिप डिजाइनर कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं, जो फेसबुक में बैठे हैं, जो मेटा में बैठे हैं, जो गूगल में बैठे हैं, वो हमें कनेक्ट कर रहे हैं। आपके कनेक्शन की जरूरत नहीं है। एवरी नाउ एंड देन कर रहे हैं, एवरी नाउ एंड देन, एवरी सेकेंड दे आर कनेक्टिंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो हमारे कंडक्टर हैं, वो हमारे कनेक्टर हैं। आप नहीं हैं। आपका ये बॉलीवुड का चरसी गैंग नहीं है, और हम इसे बनने भी नहीं देंगे भारत का ब्रांड एम्बेसडर। और उसी बॉलीवुड से खबरें आ रही हैं ना, रणबीर इलाहाबादिया जैसे लुक्कड़ों की, फूहड़ों की जो जमात बन रही है ना, जो इस प्लेटफॉर्म को भी बेजा इस्तेमाल करना चाहती है। और नेटफ्लिक्स पर क्या क्या चल रहा है इस पर भी कभी जरा शोध करके बताइए माननीय जया भादुड़ी जी बच्चन। तो झूठ बोलना, फैक्ट एंड फिगर्स करेक्ट नहीं होना, कुछ भी बयानबाजी कर देना। कितनी बार मैं आपको घेर चुका हूं, कितनी बार मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूं कि जो चेहरे दिशा और सुशांत पर मौन थे, आज तक मौन है, उस चेहरे को अपने बॉलीवुड के बारे में कुछ भी डिमांड करने का
कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज तक आपने ये डिमांड नहीं किया कि सीबीआई क्या कर रही है सुशांत केस में। आज तक आपने डिमांड नहीं किया, अगर आप सदी के महानायक की पत्नी हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उच्च सदन की एक सांसद हैं, जिम्मेदार सांसद हैं, तो यह आपकी पहली नैतिक जिम्मेदारी थी कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में दो ऐसे लोगों की मौत हुई है जिसमें एक बहुत ही चार्मिंग स्टार था और आने वाले दिनों में बॉलीवुड का बड़ा चेहरा बन सकता था, उसे बायपोलर कह करके, चर्सी बना करके मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बारे में एसआईटी गठित हुई है, पूरा देश हाय तौबा मचा रहा है। आप एक बार महाराष्ट्र सरकार से मिलकर के एक बार यही कह देते कि एसआईटी की जांच को जल्दी से पटल पे लाइए। नहीं कहा, नहीं कहा। आप ना तो हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं, ना आप बॉलीवुड के प्रतिनिधि हो सकते हैं। आप सिर्फ स्वार्थी प्रतिनिधि हैं जो सिर्फ एक पद के लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ जीते हैं और मरते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए और खुद के लिए, खुद के लिए, अपने पति, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बहू, इससे ज्यादा आपका कोई कंसर्न नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप बॉलीवुड के बारे में डिमांड करती हैं तो आपको कोई नैतिक हक नहीं है। मैंने तो आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं सुना जब आपने कहा हो कहां दिशा सालियान के एसआईटी की जांच को पटल पे रखा जाए या सीबीआई सुशांत की जांच में क्या किया है अब तक बताए। नहीं बोला ना, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? या तो आपको सच मालूम है, और अगर सच नहीं मालूम है तो आप तो सांसद हैं, ये सवाल हमसे ज्यादा मुखर होकर के पूछ सकती हैं। हमारी क्या औकात है आपके सामने, बताइए। लेकिन आप मेरी औकात का मुकाबला कर नहीं सकती जया भादुड़ी बच्चन। आपसे मैं मीलों अहेड हूं, नैतिकता के मामले में, चरित्र के मामले में और लोगों के लिए जीने मरने के मामले में। मैं फिल्म स्टार नहीं हूं, लेकिन मैं जिस पेशे में हूं उस पेशे की मान को बढ़ा रहा हूं, उसे आगे बढ़ा रहा हूं। मैं उस पेशे की मान रख रहा हूं, उस पेशे के लिए जीता हूं, उस पेशे के लिए मरता हूं, जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, जया भादुड़ी जी। इसलिए आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हैं, क्यूवाइब नेटवर्क का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, और इसलिए क्यूवाइब नेटवर्क बिना लाग लपेट के आपसे ये सारे सवाल पूछ रहा है और आपको आरोपित कर रहा है और जिम्मेदारी पूर्वक आप पर आरोप मढ़ रहा है कि आपको कोई नैतिक बल नहीं है, नैतिक ताकत नहीं है कि आप बॉलीवुड के लिए भारत सरकार से कुछ डिमांड करें। मैं भारत सरकार से यह डिमांड कर रहा हूं कि इस बॉलीवुड को आप बंद कर दीजिए, इसके सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। नया बॉलीवुड योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, वो यहां बनेगा, वो फिल्म इंडस्ट्री यहां बनेगी और यहां शायद कुछ अच्छी बातें हों। मैं ये मांग कर रहा हूं, सारे एसएसआर वॉरियर से मैं अनुरोध कर रहा हूं, अभी तक का कोई अगर आपको बाइट मिल जाए जया भादुड़ी बच्चन का या फॉर दैट मैटर अमिताभ बच्चन का वीडियो बाइट, जिसमें इन्होंने, खेद हो सकता है प्रकट किया हो, लेकिन जिसमें इन्होंने कभी भी आगे बढ़ करके जिया खान के मामले में कोई मांग की हो, जांच की मांग की हो, पूरी दुनिया ने मांग की, लेकिन ये पति पत्नी इन दोनों ने मांग नहीं की। मुझे याद है कि एक मेरे टॉक शो में एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि जब शत्रुघ्न सिन्हा से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, मुंह चुप रखना पड़ता है, बोलूं तो नुकसान, न बोलूं तो नुकसान। तो ना बोल करके जो नुकसान हो रहा है वो कम हो रहा है, बोलने से ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए नहीं बोलता हूं। कम से कम उनमें ये तो बेबाकी थी कि उन्होंने स्वीकार किया कि क्यों नहीं बोलता हूं। डर है, डर है उन माफियाओं का कि वो माफिया पीछे पड़ जाएंगे तो हमें बॉलीवुड छोड़ना पड़ेगा, मुंबई छोड़ना पड़ेगा। यही डर इन दोनों को भी सताता है और इसीलिए कभी सत्य का अनुसरण ये लोग करते नहीं हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं और एक जिम्मेदार जगह पर जाकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं। आपको बॉलीवुड से कुछ बॉलीवुड के लिए मांगने का कोई हक नहीं है। भारत सरकार तय करेगी कि बॉलीवुड को क्या देना है, क्या नहीं देना है। भारत सरकार को मालूम है कि ब्लैक मनी का ऑलरेडी वो कंसोर्टियम है, नहीं हम क्या टैक्स रिलीफ देंगे, कुछ देने की जरूरत नहीं है। रही बात छोटे और जिस गरीब का, इस तरह से करिए, दया भाव करें कि गरीब एम्प्लॉय रहते हैं। अरे गरीब एम्प्लॉय रहते हैं तो भारत सरकार को इसकी चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम है
गरीबों के भला करने के लिए। वो चिंतित होंगे भी, अपने तरीके से करेंगे, और महाराष्ट्र सरकार भी इसके लिए गंभीर होगी, वो करेगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दर्शकों से, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, मैं एक बार दोबारा आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे आप हमारी मदद करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे और हमें मुखर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।